नमस्कार विद्यार्थियों और साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और उसकी प्रमुख बोलियों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक साथ में आपके सामने रखे जाएंगे। आप में से कोई पहली बार आया है चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको भी महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। क्या है? मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं कुड़माली, खोलटाली। फिर आपका अगला है भाषा के रूप हैं। कितने हैं? 2 रूप हैं। कौन कौन से? एक तो है मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भाषा परिवार की भाषा है, यानी किस भाषा परिवार की है हिंदी भाषा? तो हिंदी आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपी का मतलब भारत और यूरोपीय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्द का जन्म हुआ है संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से। हिंदी शब्द का जन्म हुआ है। फिर अगला है हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है किसने? ईरान के निवासियों ने। अगला क्वेश्चन है हिंदी की जननी कौन सी कही जाती है? अपभ्रंश भाषा। फिर है हिंदी की आदि जननी कौन है? तो वो है आपकी संस्कृत भाषा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर है मध्य भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है 1000 ईस्वी से अब तक। फिर अगला है अपभ्रंश और हिंदी के बीच कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है। क्या नाम है अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में? तो वो है आपका अवहट्ट भाषा। अवहट्ट भाषा। फिर हम सभी लोग जो है आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख? तो विद्यापति की कीर्तिलता में। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की भाषा भगवान बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो बौद्ध धर्म की भाषा और भगवान बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिया था उसका नाम क्या है? पाली भाषा में। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है जैन धर्म की भाषा महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था किस भाषा में? यानी प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जैन जी ने उपदेश दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है आकृति मूलक यानी आकृत या रूप के आधार पर हिंदी भाषा किस प्रकार की है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है राजभाषा का सामान्य अर्थ है। क्या है? राजकाज की भाषा। अगला है आपका क्वेश्चन राज्य या प्रशासन की भाषा को क्या कहा जाता है? राजभाषा। अगला है मातृभाषा का सामान्य अर्थ क्या है? माता की भाषा, यानी जिसे हम माता के आंचल में ही सीख लेते हैं। फिर अगला है परिनिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा, साधु भाषा, नागर भाषा आदि नामों से जानी जाने वाली भाषा कौन सी है? मानक भाषा।
फिर अगला क्वेश्चन है भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को जो है बोली कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? तो वो है देवनागरी लिपि। फिर है हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। कौन कौन सी? पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी। फिर अगला है नागपुरिया, सोनपरी, सारन, मधेसी, गोरखपुरी आदि उपबोलियाँ किसकी हैं? तो ये सभी भोजपुरी की उपबोलियाँ हैं। फिर अगला है खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो प्रथम देश भाषा है पाली भाषा। फिर है प्राचीन प्राकृत भाषा कहलाती है पाली भाषा। अगला है हड़ौती एवं ढूंढाड़ी बोली हैं, ये सभी यानी पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं हड़ौती और ढूंढाड़ी। फिर है पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली कौन सी है? अवधी। अगला है अवधी बोली का केंद्र कौन सा माना जाता है? अयोध्या या इसको अयोध्या कहते हैं। फिर उसके बाद में है अवधी भाषा का विकास हुआ है किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। फिर अगला है बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौधी ये उपबोलियाँ किसकी हैं? अवधी की। अगला है बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? भोजपुरी। फिर है बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अंग्रेज विद्वान रेमंड ने। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है भारत के बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना देशों में बोली जाती है भोजपुरी बोली। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, फिर है पहाड़ ताली, बिजनौरी आदि उपबोलियाँ किसकी हैं? ये सभी खड़ी बोली की। अगला क्वेश्चन है बुंदेली बोली का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। फिर अगला है झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, दतिया के पश्चिमी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली। अगला है राठौरी, बनाफरी ये उपबोलियाँ किसकी हैं? बुंदेली की। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है ब्रज क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्रज क्षेत्र का प्राचीन नाम है शूरसेन। फिर अगला है भरतपुरी, अंतरदेशी, अंतर्वेदी, भुक्सा, डांगी, माथुरी, ग्वालियरी ये उपबोलियाँ किसकी हैं? ब्रज भाषा की। अगला है रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, सहारनपुर अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है कौन सी है यहाँ पर प्रमुख बोली? खड़ी बोली। फिर अगला है हिंदी भाषा को हिंदवी किसने कहा था? अमीर खुसरो जी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हरदेव बाहरी ने दक्षिणी को रखा है किसमें रखा है? पश्चिमी उपभाषा में। फिर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ताजुब बेकी और निमाड़ी बोली को रखा है पश्चिमी उपभाषा में। अगला है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। फिर है राजभाषा का सामान्य अर्थ क्या है? प्रशासन या राजकाज की भाषा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया है कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। फिर आपका क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला है राजभाषा हिंदी को संवैधानिक मान्यता कब मिली है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अगला है देवनागरी लिपि को कहा जाता है नागरी लिपि भी इसको कहते हैं।
फिर उसके बाद है भारतीय संविधान में हिंदी का स्थान कब और कहाँ किस प्रकार रहा है, देखते हैं हम सभी लोग। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुसार ये राजभाषा हिंदी भाषा है। अनुच्छेद 343 से 51 में उल्लेख किया गया है राजभाषा हिंदी का। फिर है अनुसूची 8 में भाषाओं का समावेश कितनी है, 22 भाषाओं का स्थान है 8वीं अनुसूची में। फिर है अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार राजभाषा होगी हिंदी भाषा होगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भाग 5 के अनुच्छेद 120 में क्या उल्लेख किया गया है, संसद में प्रयुक्त भाषा का। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में। फिर अगला है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया है 7 जून 1955 को। अगला क्वेश्चन है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेरजी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, 345 में। अगला है पत्र आदि की राजभाषा का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 346 में। फिर है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 347 में। अगला है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 348 में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है, अनुच्छेद 349 में। शिकायत निवारण हेतु भाषा प्रयुक्त का प्रावधान है, अनुच्छेद 350 में। फिर है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 350 ए में। अगला है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार का उल्लेख है, अनुच्छेद 350 बी में। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, अनुच्छेद 351 में। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय और संपर्क स्थापित किया जा सके वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। अगला है भाषा जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का कार्य करे वो क्या कहलाती है, संपर्क भाषा। फिर अगला है कन्नौजी बोली का विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। उसके बाद में फिर आपका अगला क्वेश्चन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जिस भाषा परिवार की भाषाएं हैं उसका नाम क्या है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। अगला है जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है, ढूंढाड़ी। अगला है मराठी भाषा का विकास हुआ है महाराष्ट्री अपभ्रंश से। फिर है सिंधी भाषा का विकास हुआ है ब्राचड अपभ्रंश से। अगला है लहंदा एवं पंजाबी भाषा का विकास हुआ है पैशाची अपभ्रंश से। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है, 1960 ईस्वी में। अगला है हरियाणवी या बांगरू बोली विकसित हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। फिर है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरमुखी लिपि है। अगला है राघड़ी बोली है, ये हरियाणा प्रदेश की एक बोली है। फिर है पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान क्या कहलाती है, हिंदुस्तानी भाषा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा कहाँ माना जाता है, तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है आपका मथुरा। फिर देवनागरी लिपि के संबंध में महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझेंगे।
हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी इत्यादि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला है दक्षिण भारत में देवनागरी को नंदनागरी कहा जाता है। फिर अगला है नागरी टाइप बनाने का श्रेय पंचानन तथा चार्ल्स विल्कन्स को है। अगला है 12 खड़ी, ये सावरकर बंधुओं के द्वारा प्रचलित की गई हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है देवनागरी बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुरमुखी लिपि का विकास हुआ है किससे? ब्राह्मी लिपि से। फिर है देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों को प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर ने। और प्रचलन में लाने का सुझाव सावरकर बंधुओं ने दिया था। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है सही कथन है। क्या है? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। अगला है संविधान के प्रारंभ में अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। फिर आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान में हिंदी को दर्जा मिला है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम सभी लोग जो है हिंदी की प्रमुख ध्वनियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि कंठ ध्वनि है का खा गा, यानी का खा गा ये कौन सी ध्वनि है? कंठ ध्वनि। फिर चा छा जा ये किस प्रकार की ध्वनि है? मूर्धन ध्वनि। फिर फा था मा ये कौन सी किस प्रकार की ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि। फिर है ता था दा न में, इनमें पूछ रहा है असंगत कौन सा है? दंत इसको माना गया है। तो इनमें जो असंगत है वो है चा छा जा, यानी ये जो है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है चा छा जा किस प्रकार की ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है झा ढा अणा में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो है आपका ढा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दुर्बल, निषेध तथा कभी में महाप्राणीकरण संधि का उदाहरण कौन सा है? कभी। फिर अगला क्वेश्चन है छा वर्ण किससे बना हुआ है? आधा का और शा के योग से बना है, ये छत्री वाला छा। फिर अगला है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में सामान्य रूप से स्वीकृत वर्णों की संख्या कितनी है? 52 वर्ण हैं। अगला है वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ यानी जिह्वा का आगे वाला भाग ऊपर उठता है उसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर। फिर है आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? अग्र स्वर कौन कौन से हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ ये सब क्या हैं? अग्र स्वर हैं। फिर अगला है वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग ऊपर को उठता है उसे कहते हैं मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर। अगला क्वेश्चन है मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कौन सा है? तो वो है केवल छोटा आ, यही है मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, एक ही है ये। फिर अगला है वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है उसे क्या कहते हैं? पश्च। पश्च माने होता है पिछला। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है पश्च स्वर कौन कौन से हैं? देखते हैं पश्च स्वर कौन कौन से हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ ये सब क्या हैं? आपके पश्च स्वर हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल न होकर ऊपर नीचे फैल जाता है वे कहलाते हैं आवृत्तमुखी स्वर। फिर अगला है आवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई ये सब क्या हैं? आवृत्तमुखी स्वर। फिर अगला है क्वेश्चन ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है उसे कहते हैं वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर। फिर हम लोग देखते हैं जो है वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं आपके। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ तथा आगत स्वर आ ये सब क्या हैं? वृत्तमुखी स्वर। फिर अगला क्वेश्चन है वे स्वर
जिनके उच्चारण के समय मुख सबसे कम खुलता है वे क्या कहलाते हैं? समृत स्वर। कौन कौन से हैं समृत स्वर? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख समृत स्वरों के उच्चारण से थोड़ा अधिक खुलता है वे कहलाते हैं अर्ध समृत स्वर। फिर है वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख विवृत स्वर के उच्चारण से थोड़ा कम खुलता है वे कहलाते हैं अर्ध विवृत स्वर। अर्ध समृत स्वर कौन कौन से हैं? ए और ओ, ये हैं आपके अर्ध समृत स्वर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख सर्वाधिक खुलता है वे कहलाते हैं विवृत स्वर। फिर अगला है विवृत स्वर कौन सा है? केवल बड़ा आ, ये है आपका विवृत स्वर। अगला क्वेश्चन है, बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर को कहते हैं पुलुत स्वर कहते हैं। हिंदी के प्राचीन नाटकों में इसका प्रयोग मिलता है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, कंठ स्वर हैं छोटा आ, बड़ा आ। कंठोष्ठ स्वर हैं ओ, औ। ओष्ठ स्वर हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तालव्य स्वर हैं छोटी ई, बड़ी ई। मूर्धा या मूर्धन्य स्वर है ऋषि, ऋषि। फिर है कंठ तालव्य स्वर है ए, ऐ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अंक तथा आह ये माने जाते हैं अयोगवाहक। फिर है अनुस्वार यानी अंक और विसर्ग आह ये क्या हैं? अयोगवाह हैं। अगला है अनुनासिक स्वर हैं आ, ई, ऊ, ऐ, औ, ये सब क्या हैं? अनुनासिक स्वर हैं। फिर है प्रायः सभी स्वर होते हैं सघोष तथा अल्प प्राण, यानी सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष या अल्प प्राण। फिर है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 स्वर हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अर्ध विवृत स्वर हैं कौन कौन से हैं? ए, औ और आगत स्वर आ ये क्या हैं? अर्ध विवृत स्वर हैं। फिर है एक मात्रिक स्वर हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, वो है आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ। इनमें ह्रस्व स्वर और लघु स्वर भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल स्वर हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा ऋषि, ऋषि ये मूल स्वर माने गए हैं। फिर है द्विमात्रिक गुरु या दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। किसका? व्यंजनों का। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। फिर है मूल व्यंजन ये क्या हैं? ये स्पर्श व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये सब मिलाकर के 33 संख्या है मूल व्यंजनों की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंते तथा ओष्ठ के स्पर्श से उच्चरित व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श यानी वर्गीय व्यंजनों की कुल वर्ग तथा कुल संख्या कितनी है? तो वर्गीय व्यंजनों में 5 वर्ग हैं तथा इनकी संख्या 25 है और ये का से पा तक माने जाते हैं। फिर अगला है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच होता है उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अगले क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? यारा, लावा। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु
मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण से प्राप्त ऊष्मा द्वारा उत्पन्न हो उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। फिर है ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन? शा, खा, सा, हा। फिर अगला है दो व्यंजनों से मिलकर बने नए व्यंजन को क्या कहते हैं? तो दो व्यंजन से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 हैं। कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? छत, त्रंग, ज्ञा और श्रा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, छत, त्रंग, ज्ञा तथा श्रा व्यंजन संयुक्त व्यंजन बने हैं, यानी ये किससे बने हुए हैं? तो छा किससे बना है? आधा का और शा के योग से। त्रा किससे बना है? आधा ता और रा के योग से। ज्ञा किससे बना है? आधा जा और इया के योग से। और श्रा किससे बना है? आधा शा और रा के योग से। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए उसे क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। अगला है हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? ढा और डा। फिर है अगला अढ़ा व्यंजन है, इसको वर्त से उच्छिप्त भी कहा जाता है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, ये जो ढा व्यंजन है इसको क्या कहते हैं? मूर्धा उच्छिप्त। फिर अगला है कंठ व्यंजन है, काखा, गाघा, अंगा तथा हा, ये सब क्या हैं? कंठ व्यंजन। फिर तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? चाचा, जझा, इया, शा और या, ये सब हैं तालव्य व्यंजन। फिर मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? टाठा, डाढ़ा, आड़ा, सा, रा तथा डा और ढा भी आते हैं इसके अंतर्गत। फिर है दंत व्यंजन कौन कौन से हैं? ताथा, दाधा, ना, सा तथा ला। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ व्यंजन है पाफा, बाभा, मा। दंतोष्ठ व्यंजन है वा। वर्त्स व्यंजन है जा, ना, रा, ला, सा। फिर अगला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? चा, छा, जा, झा, ये सब हैं स्पर्श संघर्षी। अगला है संघर्षी व्यंजन है शा, शा, सा, हा तथा आगत वर्ण खा, जा, गाफा इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगले क्रम में क्वेश्चन दिया गया है, नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सब क्या हैं? नासिक के व्यंजन। फिर है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला। लुंठित व्यंजन कौन सा है? रा है आपका लुंठित व्यंजन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, खा, सा, ये सब क्या हैं? अघोष व्यंजन हैं आपके। फिर अगला है घोष व्यंजन कौन कौन से हैं? गा, घा, अंगा, चा, जा, झा, इया, डा, ढा, आड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, यारा, लावा, हा, ये सब क्या हैं? अघोष, यानी इसको कहते हैं सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन। फिर अगला है अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डा, आड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा एवं यारा, लावा, ये सब क्या हैं? अल्प प्राण व्यंजन। फिर आपका है महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? जानते हैं हम लोग, खा, घा, छा, झा, ठा, डा, था, धा, फा, भा तथा तीनों शा और हा, ये सब क्या है? महाप्राण व्यंजन। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, री वर्ण बना है, किससे बना है? आधा रा और ई से बना है री। फिर अगला है री का मात्रात्मक चिन्ह है ये, कृपा जैसे पृष्ठ लिखते हैं आदि इन शब्दों में लगाते हैं। फिर है री वर्ण वर्णमाला में बड़ा ऊ तथा ए के मध्य आता है। फिर अगला है री वर्ण का प्रयोग प्राय होता है किसमें? तत्सम शब्दों में। री वर्ण की विशेषताएं क्या हैं? ये जो आपका री वर्ण है यानी रा वर्ण है, ये अल्प प्राण है, सघोष है और ये लुंठित है और अंतस्थ भी है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला है, यह
वर्त्स ध्वनि एवं अशक्त व्यंजन है कौन? रा। रा के 3 रूप प्रचलित हैं, इसे प्रकार, धर्म, राष्ट्र में 3 प्रकार का रा लगा हुआ है। फिर है श्रावर्ण की विशेषताएं हैं, ये आधा शा और रा के योग से मिलकर बना है, ये संयुक्त व्यंजन है, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में प्राय होता है और ये हिंदी शब्दकोश में क्रम जो है शा वर्ण के बाद में आता है। फिर है बा वर्ण की विशेषताएं क्या क्या हैं? ये ओष्ठ वर्ण है, ये अल्प प्राण है, ये स्पर्श वर्ण है और ये घोष वर्ण है बा। फिर उसके बाद में है हा वर्ण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये निरनुनासिक है, सघोष व्यंजन है, महाप्राण है, ऊष्म व्यंजन है और ये कंठ व्यंजन है। इतनी विशेषताएं हैं ये सब हा की। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका है भा व्यंजन, इसका कौन कौन सा स्थान है? तो ये पहली बात स्पर्श व्यंजन है और भा ओष्ठ व्यंजन है, ये महाप्राण व्यंजन है और ये घोष व्यंजन है। इतनी सारी विशेषताएं हैं भाव की। फिर है था वर्ण किस प्रकार का? ये दंत है, महाप्राण है, अघोष भी है, स्पर्श वर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ण या व्यंजन का अपने ही वर्ण व्यंजन के साथ पुनः आ जाना क्या कहलाता है? इसको व्यंजन द्वित्व कहते हैं, अर्थात 2 बार आ जाता है। व्यंजन युग्मक ध्वनियाँ हैं, जैसे सज्जन, इसमें जा 2 बार है, कच्चा में चा 2 बार है, तो ये क्या है? द्वित्व हो रहा है, यहाँ पर है अपने ही वर्ण का द्वित्व हो जा रहा है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अघोष व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन यानी वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण और तीनों शा, ये सब किस में आते हैं? घोष व्यंजन में। फिर अगला है घोष व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण और 11 लावा हा, ये सभी हैं सघोष व्यंजन। अगला है अल्प प्राण व्यंजन होते हैं स्पर्श वर्ग के पहले, तीसरे, 5वें वर्ण एवं 11 लावा, ये सब क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी भाषा बोली के महत्वपूर्ण प्रश्न तथा हिंदी वर्णमाला की प्रमुख ध्वनियों से सभी प्रकार के प्रश्नों को एक साथ में आप सभी लोगों ने देखा, जाना, समझा। हमें उम्मीद है यह सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों में शेयर करिए। यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जो लगातार अंत तक कक्षा में बने रहते हैं। मिलते हैं हम आप सभी लोगों को फिर से नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।